जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो एमपी टेट व सारे जितने भी टेट एग्जाम है उसकी सारी जो हमारी सीरीज है वह लगातार चल रही है। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपर्युक्त प्रश्नों का निर्माण करना, कक्षा में अधिगम को बढ़ाने के आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए हम इस टॉपिक में आज बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उपलब्धियों का आकलन एवं प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है बच्चों के अधिगम को सुधार करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति के उसके योग्यता, क्षमता आदि को मापने की प्रक्रिया को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र, वह चाहे किसी भी क्षेत्र हो, चाहे वह शैक्षिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, स्वास्थ्य हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को नापने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वह उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे एक बालक है, वह विद्यालय में पढ़ता है, अंत में उसकी उपलब्धि का परीक्षण किया जाएगा कि आखिर वह कितने स्तर तक अपनी योग्यता को साबित कर सकता है। ठीक है, इसको हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। यानी किसी भी कार्य क्षेत्र में करने वाले व्यक्ति के उसकी योग्यता और उसकी क्षमता को मापने की प्रक्रिया को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तकनीकी इत्यादि के क्षेत्र में जो है तो इसका प्रयोग किया जाता है उपलब्धि परीक्षण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का उसके उपलब्धियों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होता रहता है। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के जो उसके उपलब्धियां हैं, उसके उपलब्धियों का जो मूल्यांकन है वह सतत और व्यापक यानी निरंतर और व्यापक बड़े पैमाने पर होता रहता है। ठीक है, होते रहना चाहिए। वर्तमान समय में मूल्यांकन के लिए प्रतिशत अथवा अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? ग्रेड प्रणाली का। लेकिन इससे पहले जो प्रतिशत व अंक यानी बच्चों का मूल्यांकन करके उन्हें अंक प्रदान किए जाते थे और उन अंकों में जो है तो प्रतिशत निकाल लिया जाता था। लेकिन वर्तमान में कौन सी प्रणाली है? ग्रेड प्रणाली चल रही। ठीक है, जो अत्यधिक प्रासंगिक एवं विद्यार्थी के अनुकूल भी है। यह बहुत ही अच्छी और प्रासंगिक है तथा यह विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुकूल भी यह प्रणाली है। कौन सी? ग्रेडिंग प्रणाली। ठीक है, छात्रों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होना चाहिए, जिससे उन्हें सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन और समय समय पर मूल्यांकन दोनों संभव हो सके। तो जो छात्रों का मूल्यांकन है प्यारे साथियों, वह सतत एवं व्यापक रूप से ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उन्हें जो सभी क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है और जो समय समय पर मूल्यांकन होता है उन दोनों को की जानकारी होगी। ठीक है, मूल्यांकन के लिए अनेकों विधि को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति सबसे बेहतरीन पद्धति है। जो मूल्यांकन के लिए कई विधियां प्रयोग की जाती, सतत हो गया, व्यापक, है ना, न्यूनतम, ये बहुत सारी विधियों को अपनाया जाता है। लेकिन जो ग्रेडिंग पद्धति है, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, यह बहुत ही बेहतरीन पद्धति है। इससे क्या होता है कि बच्चों के जो अधिगम का मूल्यांकन है वह बहुत ही आसानी व ढंग से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ग्रेडिंग पद्धति के अनुसार बालकों की उपलब्धियों की रिपोर्ट तैयार करते समय 5 प्रकार के ग्रेडों में बांटा जाता है। ठीक है, अगर हम ग्रेडिंग तैयार कर रहे हैं तो बच्चों के ग्रेडिंग के अनुसार जो है तो उन्हें हम 5 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला ग्रेड 1 में क्या है कि सर्वोत्कृष्ट। ठीक है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ठीक है, इसको हम 90 से 100% अंक प्रदान करते हैं। जो ए में है यह उत्कृष्ट है ना, इसको हम 75 से 89% तक इसको अंक हम प्रदान कर सकते हैं। जो बी ग्रेड वाला है यह बहुत अच्छा यानी वेरी गुड, तो इसको 56 से 74। सी में अच्छा यानी गुड है, इसको 35 से 55। और जो डी है यानी औसत में है, एवरेज, ये इसको हम 35% से कम अंक प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इसको 5
ग्रेडों में बांट सकते हैं। ठीक है, शिक्षा जगत में बालक की उपलब्धियों को मापने के लिए प्रश्नों के निर्माण की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, तो बालक को किसी भी तत्व को समझने में आने वाली कठिनाई को जानना तथा उसे दूर करना। यानी बालक से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो चूंकि बालक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो क्या होगा कि उसके अंदर जो भी कमी है, जो भी परेशानी है, उसको जानकर उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगर बालक से प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा या फिर बालक भी प्रश्न नहीं पूछेगा तो हम उसकी जिज्ञासा को नहीं जान पाएंगे, उस समस्या को नहीं जान पाएंगे जिससे हम उसे दूर करने का प्रयास कर सकते। ठीक है, बालक के उपलब्धि स्तर का पता लगाना है। तो प्रश्न पूछे का एक, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न पूछने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि बालक की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि का जो स्तर है वह कहाँ तक है। ठीक है, इसको हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बालक के निर्माण को आदर्श एवं उच्च स्तरीय वर्णन को समझने की कला का विकास करता है। यानी प्रश्न पूछना किसका विकास करता है, तो समझने की कला का विकास करता है, क्योंकि बालक को आदर्श एवं उच्च स्तरीय वर्णन को समझने के लिए प्रश्न पूछने की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रश्न के द्वारा पहले से अध्ययन किए गए चीजों का पुनर्वलोकन किया जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उससे क्या होता है कि जो हम पहले से पढ़े हैं, पहले से कोई भी कार्य अध्ययन किया है तो उस अध्ययन की पुनरावृत्ति यानी पुनः अवलोकन करने के लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हम पहले पढ़े हैं पूर्व समय में वह हमें याद आ जाता है। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, बालक को नए विषय का ज्ञान देने के लिए उसके पूर्व ज्ञान को जानना। अगर हम बालक के नए विषय को ज्ञान दे रहे हैं, नए विषय के बारे में, तो हमें यह आवश्यक है कि हम उसके पूर्व ज्ञान के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित कर लें, क्योंकि जो नया विषय है वह पूर्व ज्ञान से संबंधित भी हो सकता है। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछने के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें प्यारे साथियों कि प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रश्न निर्माण करने में कुछ मुख्य चरण होते हैं जो निम्नलिखित। पहला क्या है, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। यानी अगर हम प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे प्रश्न का जो रूपरेखा है, जो डिजाइन वह कैसी होनी चाहिए, वह हमारे छात्रों के आवश्यकता के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी जब हम रूपरेखा डिजाइन वगैरह तैयार कर लेंगे उसके बाद हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करना है। ठीक है, प्रश्न लिखना, यानी हम प्रश्न को लिखते हैं तो प्रश्न को बढ़िया उचित सुस्पष्ट एवं उचित ढंग से लिखना पड़ता है। ठीक है, जिससे अच्छे प्रश्नों का निर्माण हो सके। प्रश्नों का संपादन करना, यानी प्रश्नों का क्या किया जाता है, संपादन किया जाता है, उनको पुनः एक अंतिम में जो है ये सारी क्रियाएं की जाती है। योजना लिखना, यानी प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है, रूपरेखा क्या होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट कहाँ तैयार करना है, प्रश्न लिखना है, प्रश्नों का संपादन कैसे करना है, ये सारी योजना जो है फिर अंतिम में लिखी जाती है। इसके बाद जो अंत में प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो अच्छे प्रश्नों की अगर हम विशेषता की बात करें तो प्रश्न पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होने चाहिए। यानी अगर हम एक अच्छे प्रश्न पत्र की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो प्रश्न है वह पूर्व में निर्धारित जो उद्देश्य है, जो उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है उसके आधारित होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न उसी विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए जिसके संबंध में बालक को परीक्षण दिया गया हो। तो प्रश्न क्या होना चाहिए, उसी विषय पर मुख्य रूप से आधारित होना चाहिए जो बालक के परीक्षण के समय दिया गया। ऐसा नहीं है कि बालक को किसी अन्य विषय का परीक्षण दिया गया है और प्रश्न किसी अन्य विषय का बना लिया गया। ठीक है, प्रश्नों का रूप और उसका उद्देश्य उस विषय वस्तु पर निर्भर होना चाहिए जिसे विषय वस्तु की परीक्षा ली जानी है। तो यानी प्रश्नों का जो रूप है वह प्रश्नों का उद्देश्य है उसी विषय वस्तु पर निर्भर होना चाहिए जिसे विषय वस्तु की परीक्षा ली जानी है। ठीक है, प्रश्नों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए तथा सरल होनी चाहिए। इससे क्या होगा, विद्यार्थी आसानी से पढ़ सकेंगे और समझ भी सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्यहीन प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए, यानी हमें बच्चों से ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए जो उद्देश्यहीन हो, जिनका कोई लक्ष्य ना हो, बल्कि हमें उनसे भावपूर्ण
है ना, उद्देश्यपूर्ण व स्पष्ट स्वरूपपूर्ण प्रश्न ही पूछने चाहिए। ऐसे प्रश्न जिनमें उत्तर भी मिल रहा हो ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। यानी हमें बच्चों से, बालकों से ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए जिससे उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। इससे क्या होगा कि उनमें जिज्ञासा व खोज करने की जो अभिक्षमता है वह वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, बहुत शब्दों को प्रयोग करके भ्रमित करने वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। यानी स्टार्टअप में क्या है, तो हमें बच्चों से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए उनमें भ्रम पैदा करे। ठीक है, उनमें जो है तो ऐसे विषय को, ऐसे प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। आगे देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें प्रश्नों के प्रकार क्या होने चाहिए, तो हमने सीखा प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है, प्रश्नों का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रश्नों को विशेषताएं क्या होनी चाहिए, उद्देश्य। अब हम बात करेंगे प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए। तो पहला क्या, निबंधात्मक प्रश्न। तो हमें में बच्चों में क्या कि उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। चाहे अगर मान लीजिए उन्हें आवश्यकता निबंधात्मक प्रश्न की है तो हमें निबंधात्मक प्रश्न पर क्या करना चाहिए। लघु उत्तरी क्या है कि यह थोड़े निबंधात्मक से कम स्तर का होता है ना। इसमें जो है तो प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिससे बच्चों के अधिगम में स्पष्टता आ सके। अति लघुत्तरी प्रश्न, यह लघुत्तरी का एक बहुत ही छोटा रूप है ना। चित्रात्मक प्रश्न, बच्चों में जो है तो चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। उनकी क्रियाएं, कुछ चित्रों के माध्यम से क्रियाओं के बारे में, जैसे जंगल की प्रश्न पूछना है तो हमने एक जंगल का चित्र रख दिया और बच्चों से पूछा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, सीमित अंत वाले प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको जिसमें हम सत्य असत्य और हाँ या ना वाले भी प्रश्न शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्न की, तो निबंधात्मक प्रश्न को निबंध प्रश्न भी कहा जाता है। निबंधात्मक प्रश्न का अर्थ है निबंध प्रकार के प्रश्न होना। तो इस प्रश्न को क्या, कौन से प्रश्न का निबंधात्मक प्रश्न भी कहा जाता है, इसे ऐसे क्वेश्चन भी कहते हैं। यानी बच्चों को जो है तो निबंध लिखने के लिए कह दिया जाता है ना। तो निबंधात्मक प्रश्न में उत्तर एक ऐसा लिखित उत्तर होता है जो एक या दो प्रश्नों का होता है। इसमें जो निबंधात्मक प्रश्न का, जैसे मान लीजिए अगर हमें गाय के बारे में निबंध लिखना, हमारे प्रश्न दे दिया गया कि बच्चों को कि आप गाय के बारे में एक निबंधात्मक उत्तर लिखिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चों फिर उसको जो है तो उत्तर लिखिए, यह एक या दो पन्नों का हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थी को इस बात की पूरी छूट होती है कि वह ऊपर की शब्दावली, उसकी लंबाई और उसके संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें जो है तो इसकी पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। बालकों में ऐसे कई प्रकार की योग्यताएं एवं गुण होते हैं जिनका परीक्षण अन्य तरीकों से नहीं लिया जा सकता। ठीक है, बल्कि केवल और केवल निबंध प्रकार के प्रश्न पूछकर ही लिए जाते हैं। यानी बच्चों में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जिसको हम प्रश्नों के उनमें जो है तो हम उनका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें लघु उत्तरी प्रश्नों के बारे में, तो इसको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। लघु उत्तरी प्रश्नों के निर्माण से निम्नलिखित उत्तर देना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर सीमा क्षेत्र यानी उत्तर की लंबाई सीमित होती है। जो निम्न लघु उत्तरी प्रश्न है यह विद्यार्थियों को लिखित रूप में उत्तर देना होता है और यह एक स्पष्टीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे क्या होता है कि जो उत्तर है उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर लगभग 3 से 4 लाइनें यानी 20 से 25 शब्दों में दिया जाता है। जो लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर है वह लगभग 20 से 25 शब्दों में दिया जाता है। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न लगभग 2 से 3 अंक का होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो संसार के 7 अजूबों में से पिरामिड को एक अजूबों के रूप में क्यों माना जाता है, प्रश्नात्मक। तो पौधा और जानवरों में 4 अंतर बताइए। तो यह कथात्मक, इस प्रकार जो है प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। फिर ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न, वेरी शॉर्ट। तो अति लघुत्तरी प्रश्न प्रश्नों का एक प्रकार है जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु जब परीक्षा ली जाती है तब उस विषय वस्तु को निश्चित बिंदु को इस प्रकार से प्रश्नों से जाना जाता है तथा उसकी वस्तुनिष्ठता को चिन्हित किया जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न में क्या होता है, यह एक प्रश्न बनाने का एक प्रकार है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो वस्तु का विषय वस्तु है उसकी जब परीक्षा ली जाती है तो उस विषय वस्तु का एक निर्धारित बिंदु को इस प्रकार प्रश्नों से जाना जाता है तथा उसकी वस्तुनिष्ठता को भी चिन्हित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत विद्यार्थियों से शब्द, पदबंध तथा अलंकार, वाक्य प्रश्न पूछकर उत्तरों को जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर क्या किया जाता है, शब्द से संबंधित, पदबंध से अथवा अलंकार व अन्य वाक्य से संबंधित जो है प्रश्नों को पूछा जाता है। अति लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर एक शब्द से
एक वाक्य में दिया जाता है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर देने में ज़्यादा 1 से 2 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार के प्रश्न को आधा या 1 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें जो है तो एक वाक्य या एक शब्द में दिया जाता है, जैसे कल मैं स्कूल जाऊंगा क्योंकि मुझे बुखार नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं चित्रात्मक प्रश्न क्या होते हैं। तो चित्रात्मक प्रश्न प्रश्नों का एक प्रकार होता है। इसमें बच्चों को चित्र पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है। चित्रात्मक प्रश्न जो है तो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के ज्ञान की परख के उपयुक्त प्रश्न प्रकार माना जाता है, ठीक है। चित्रात्मक में क्या होता है कि बच्चों के सामने एक चित्र रख दिया जाता है और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए चित्रात्मक प्रश्नों के इस प्रकार प्रश्नों का चित्र को दर्शाया जाता है कि जिसे बालक सामान्य जीवन में देखते हैं तथा उन क्षेत्रों के आधार पर वे बताते हैं कि वह क्षेत्र में क्या हो रहा है। यानी बच्चों के सामने हमने चित्र टांग दिए और चित्र के माध्यम से उनसे फिर पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर वो बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो नीचे एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे एक मरीज है और एक डॉक्टर है। तो बच्चों से पूछा जाएगा कि डॉक्टर क्या कर रही है, तो वह बताएगा कि वह जो है तो मरीज की देखभाल कर रही है, उसको सलाह दे रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक किसान है, वह क्या कर रहा है, बच्चों से पूछा जाएगा तो वह खेती कर रहा है, यानी वह हल लिया है, बगल में गाय खड़ी है, ठीक है। ऊपर क्या है, पशु पक्षी उड़ रहे हैं। इस प्रकार जो है तो वह प्रश्नों को बता सकता है, ठीक है। आई होप साथियों पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर में आ गया होगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर में आया कि नहीं आया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।